Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12 or we have already completed chapter 1 with all the concepts and the case study. Hope you like it. और अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ वॉच इट राइट. मैंने मतलब पूरी कोशिश करी है कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए राइट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड डू कॉमेंट बिलो. एंड नाउ वी आर एट द चैप्टर 2 जिसके अंदर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द principle of management intro part and the 14 principle, all the 14 principle with the detailed explanation राइट. और आई होप दैट कि आपकी वो थोड़ी सी हेल्प कर पाया होगा और जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है. और आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है. ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द केस स्टडी रिलेटेड टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द वीडियोज राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी इज दैट द मैनेजर enhances the production target from 500 to 700 per month, but the authority to draw the material was not given to him. The production manager could not achieve the revised production target. Who is responsible and which principle have violated? तो बहुत सिंपल केस स्टडी है, 3 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि एक्सप्लेन भी कैसे करना है राइट. तो इसमें पे आपको केस स्टडी तो आई होप समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे किस प्रिंसिपल को वॉलेट किया जा रहा है. अगर आपने वीडियो देखी है या फिर आपने पहले से कहीं पढ़ रखा है, ठीक है, जिसने नहीं देखी है तो मैं उसे रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़ देख लीजिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे. और जो पर्पज़ है केस स्टडी कराने का वो यही है दैट कि आपको इनिशियल स्टेजेस में ही क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन सब की इन्फॉर्मेशन हो जाए सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग राइट. तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सिंपल से बोला, यहाँ पे अथॉरिटी लिख रखी है तो कौन सा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आपका वॉलेट हो रहा है. ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था मैनेजर रिस्पॉन्सिबल सिंस द अथॉरिटी टू ड्रॉ वॉज नॉट गिवन. ठीक है, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल की अथॉरिटी मिली नहीं, उसे काम करने को बोल दिया पर हमने अथॉरिटी ही नहीं दी कि वो काम कोई सामान ला सकता है मार्केट से या नहीं ला सकता राइट. और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, इन्होंने पूछा ना कि कौन रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल. अब क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है देखो यहाँ पे लिखा भी एक्सप्लेन, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर रखा. और यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये केस स्टडी है, मैंने ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी है तो आप एक बार देख लीजिएगा राइट. और यहाँ पे आपको क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर फाइंडिंग दी प्रिंसिपल एंड 1 मार्क फॉर द एक्सप्लेनेशन. तो आपको 2 लाइन में एक्सप्लेन करके आना है इस प्रिंसिपल को. ठीक है, उसके अंदर आप अथॉरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ फुल मार्क्स राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट केस स्टडी. इन अ कंपनी द सेल्स मैनेजर has to negotiate a deal with the buyer. She find that if she can offer credit period of 60 days, she is likely to clinch the deal, which is supposed to fetch the company net margin of rupees 50 crore. But the company give power to manager to offer a credit period to only 40 days. As a result, she should not negotiate the deal with the buyer. ठीक है, तो आपको केस स्टडी तो समझ में आ गई होगी ना. जिसको नहीं समझ में आई मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उन्हें शायद थोड़ा सा कुछ दिक्कत आई होगी ये नेट मार्जिन वगैरह को लेके. तो इसमें लिखा हुआ कि कंपनी के अंदर जो सेल्स मैनेजर है उसे नेगोशिएट करना पड़ता है. ऑब्वियस हर सेल्स मैनेजर को नेगोशिएट करना पड़ता है बायर के साथ. और उन्होंने बोला कि उनको पता चला दैट इफ़ शी ऑफर क्रेडिट 60, अगर उन्हें 60 डेज़ का देते हैं ना तो जो नेट मार्जिन है ना वो हमारा 50 करोड़ हो जाता है राइट. लेकिन क्योंकि कंपनी है ना, जो कंपनी का जो मैनेजर था उसने बोला नहीं भाई, हमारे अंदर इतना वर्किंग कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है कि हम 60-60 दिनों का 2-2 महीनों का मतलब उन्हें क्रेडिट उधार दें, 40 ही रखना है. ठीक है ना. और फिर वो ऑफकोर्स मैनेजर की बात तो मानिए ना, सेल मैनेजर को, हर सेल्स बंदे को. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ दैट इज़ द सेल्स मैनेजर लायबल फॉर दिस और गिव रीजन टू सपोर्ट ऑफ द आंसर. तो आपको बताना है कि क्या वो लायबल है. तो मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि उसने तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और अच्छे से एक्सप्लेन करा था ना मैनेजर को, बट मैनेजर ने उसको कमांड दिया तो सेल्स मैनेजर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इसका आंसर तो हमें पता ही था राइट. और अब आपको आंसर को सपोर्ट करने के लिए मतलब उसके रीजंस पूछने के लिए वो बोल रहा है. तो हमें देखा हुआ दैट शी शुड बी ग्रांटेड अथॉरिटी ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट. ठीक है ना, 60 डेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, उन्हें ग्रांट कर देना चाहिए. ठीक है, बट उन्होंने नहीं किया. और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ, अब इन्होंने बोला है कि कौन से प्रिंसिपल यहाँ पे वॉलेट हो रहा है. तो नॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉलेटेड. अ मैनेजर शुड हैव अ नेसेसरी अथॉरिटी टू गिव टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है ना, इतनी तो अथॉरिटी देनी चाहिए ना. नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है दैट शुड बी द सेल्स मैनेजर बी गिवन अ पावर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 100 डेज. उसमें बोला कि क्या उन्हें 100 डेज, तो आपको अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है कि अगर वो 60 दिनों का अगर 60 डेज़ का उन्हें क्रेडिट पीरियड देना होता है तो फिर हमारा 50 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है. तो अगर 100 डेज़ का देती मतलब कुछ 3 मंथ्स और 10 डेज़ का, ठीक है, तो कितना बेनिफिट होता है. और दोनों को कंपेयर करके आपको आंसर बताना है कि क्या 100 दिनों का क्रेडिट पीरियड देते तो फिर सही रहता.
वैसे तो आपको इसका आंसर खुद देना चाहिए, बट क्योंकि आपकी फर्स्ट टाइम केस स्टडी कर रहे हो आप चैप्टर से, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है नो, द सेल्स मैनेजर शुड नॉट बी गिवन अ पावर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 100 days बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड अ सेफगार्ड अगेंस्ट द अब्यूज़ ऑफ द मैनेजरियल पावर, ठीक है ना। उन्हें कुछ करना चाहिए कि वो मैनेजरियल पावर का यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो ऑफकोर्स नॉट, मतलब 60 days का ही इज़ फाइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, राइट। नेक्स्ट इज दैट लेआउट कंपनी एलटीडी manufacture motorcycle and cars. It has two separate divisions of both of them. Each division had its own in charge, plans, execution, resource. ठीक है, on no account of the working of two division overlap. Which principle of management is followed by the Royal Company Ltd? ठीक है, तो ये 1 mark का क्वेश्चन, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड, राइट। कि इसमें बोला क्या गया है कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला है ना कि यहाँ पे दो हमारे डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना एक इंचार्ज है, प्लान है, रिसोर्सेज है, और ऑन नो अकाउंट द वर्किंग ऑफ टू डिवीजन ओवरलैप, कि एक ओवरलैप होना ही नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो किसकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि अगर उनका गोल ही एक ही तरफ है तो ओवरलैपिंग की बात ही नहीं आती, ठीक है ना। ओवरलैप नहीं होगा, बट ठीक है ना, बट वो क्या कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है दे आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, राइट। क्योंकि 1 mark का क्वेश्चन है तो यू नीड टू बी एक्सप्लेन वेरी वेल, ठीक है। आपको कम से कम एक लाइन तो मतलब लिख कर आनी ही है, राइट, सो दैट यू आर एबल टू गेट द फुल मार्क्स, राइट। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट केस स्टडी is that in the informal organization a worker can't directly contact the CEO of the company if at all he has to, then all the formal levels, that is foreman, superintendent, manager, director, etc. have to know about the matter. However, in an emergency it can be possible that the worker can contact the CEO directly, ठीक है। तो yes, ये तो हमने अभी पर मतलब लास्ट की वीडियो में ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है, स्टेट करना है प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड, पहले आपको ढूंढना है, फिर आपको बताना है कि कौन से मैनेजमेंट की बात कर, कौन से मैनेजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ये लोग, एंड स्टेट द डिवाइस दैट कैन बी यूज इन व्हेन इन केस इन एमरजेंसी वर्कर कैन कॉन्टैक्ट द CEO डायरेक्टली। आपको याद होगा जब मैंने इस प्रिंसिपल को पढ़ाया था, राइट, तो मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रिंसिपल से क्वेश्चंस ना आए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चंस आ गए, तो इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे, 3 mark का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको पता चल गया स्केलर चैन है, क्योंकि वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, दे नीड टू फॉलो सम हायरार्की, राइट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डायरेक्ट ओनर से बात नहीं कर सकते हो। तो उसमें वही लिखा होता है फॉर्मल लाइन्स ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर द स्केलर चैन, ये बुक से लाइन उठाई गई है, और यहाँ पे एक लाइन और प्रोवाइड करी, क्योंकि ये 3 mark का है ना, तो 1.5 mark फॉर द वन पार्ट एंड द 1.5 फॉर द अनदर पार्ट, राइट। और उसमें इमरजेंसी के टाइम तो हम लोग गैंग प्लैंक का यूज़ करते हैं, क्योंकि इफ देयर इज एन इमरजेंसी देन अ वर्कर कैन कॉन्टैक्ट द CEO डायरेक्टली थ्रू द गैंग प्लैंक, ठीक है। इसके बारे में बताया था कि हमारा इमरजेंसी रूट और कैन बी शॉर्टर रूट होता है, जिसको जो है एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट our thoughts directly to the supervisors or the boss, ठीक है, विदाउट बीइंग फॉलोड द वो जो हायरार्की होती है उसको फॉलो ना करके हम लोग डायरेक्टली ये वाला रूट लेते हैं, और इस रूट का नाम है गैंग प्लैंक, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ केस स्टडीज़ हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, वो मैं ज़रूर कराऊंगी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आपको किसी भी केस स्टडी में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव माई वीडियोज़ तो आप प्लीज़ उसे रिकमेंड करिएगा, मैं डेफिनेटली उसे पढ़ूंगी, समझूंगी और इम्प्लीमेंट करूंगी। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर।